Namaste, Sashikal, Adab to all my new young moms. How are you? I hope all of you are going great. And today is our day 2 of the World Breastfeeding Week. और आज हम जिन दो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं दे आर हाईली रिक्वेस्टेड फ्रॉम यू गाइज. सो आज के हमारे टॉपिक्स हैं न्यूट्रिशन फॉर मदर व्हेन शी इज प्रेग्नेंट एंड न्यूट्रिशन फॉर मदर व्हेन शी इज लैक्टेटिंग, मीन्स ब्रेस्ट फीडिंग जब वो करवाती है. एंड सेकेंड इज हाउ टू इंक्रीज ब्रेस्ट मिल्क. क्या वाकई में हम ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज कर सकते हैं? सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Breastfeeding is the complete nutrition package for infants. So first of all, we are going to discuss about nutrition for mother when she is pregnant. When a young woman or a young girl got the news from her gynec that she got pregnancy, at that time she got so many advices from the gynec and her elder ones जो उस टाइम पर घर पर रहते हैं. और सबसे पहली चीज़ जो बोली जाती है, now you have to start eating more. अब आपको ज़्यादा मील्स लेने की ज़रूरत है. और इन अ हेल्दी प्रेगनेंसी अ वुमन विल गेन 10 to 12 kg ऑफ वेट, और जो इंडिकेट भी करता है एक हेल्दी बेबी और हेल्दी वुमन की हेल्थ को भी ये चीज़ इंडिकेट करती है. सो व्हाट टाइप ऑफ फूड्स व्हेन अ मदर गॉट प्रेगनेंसी, उस टाइम पर उसे अपनी मील में लेने की ज़रूरत होती है. वी डिवाइडेड प्रेग्नेंट वुमेन इन 3 कैटेगरीज. मदर सीडेंट्री है, एक्टिव है, या फिर हाईली एक्टिव और यू कैन टू से हैवीली वर्कआउट मदर है. अगर मदर सीडेंट्री है तो कैलोरीज उसी हिसाब से तीनों मदर्स में डिपेंड करती हैं. जितनी कैलोरीज, जितने फूड को आप नॉर्मली कंज्यूम कर रहे हो जब आप प्रेगनेंसी से पहले की बात करें, सो इन अ प्रेगनेंसी यू हैव टू कंज्यूम 350 किलो कैलोरीज मोर इन एवरी केस. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम सेइंग अ सीडेंट्री वुमन इज गेटिंग 1900 किलो कैलोरीज, तो उस टाइम पर उसे प्लस 350 कैलोरीज और लेने की ज़रूरत है. सेम इन द केस ऑफ मॉडरेटली एक्टिव एंड यू कैन टू से द हेवीली वर्कआउट वुमेन. और कैलोरीज को इंक्रीज करने का मतलब है मोर एनर्जी गिविंग फूड्स को लेना, मोर कार्ब्स, मोर फैट्स एंड मोर प्रोटीन्स. प्रोटीन हमें कितना इंक्रीज करना है? प्रोटीन आपको 23 ग्राम जितना पहले ले रहे थे उतना इंक्रीज करना है. और इसके सिवा जो 2 अदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब कोई भी मदर प्रेग्नेंट होती है, दैट इज़ कैल्शियम एंड आयरन. कैल्शियम आपको 1200 मिलीग्राम ज़रूरत होती है इन होल प्रेगनेंसी. और आयरन की बात करें तो आयरन भी उस टाइम पर आपको 50 मिलीग्राम आयरन की नीड होती है. सो आपको अपनी मील्स को उसी हिसाब से डिज़ाइन करना है. यू हैव टू ईट मोर होलसम फूड आइटम्स, सीरियल्स, व्हीट, बार्ले, बंगाल ग्राम ले सकते हैं, हॉर्स ग्राम ले सकते हैं. यू हैव टू ईट मोर दाल, पल्सेस, और इसके साथ यू हैव टू ईट मोर लोकल सीजनल योर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मोर ड्रिंक्स. पानी की बात करें तो पानी आपको मिनिमम 6 गिलास पानी ज़रूर उस टाइम पर कंज्यूम करना है. और उसके साथ यू हैव टू टेक मोर मिल्क, बटर मिल्क, और यू कैन टू से कोकोनट वाटर और द जूस, मैनी अदर फॉर्म्स. इन सभी को आपको उस टाइम पर अपनी मील में इंक्लूड करना है. बट आपको एक टाइम पर लार्ज मील को कंज्यूम नहीं करना है. यू हैव टू टेक स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स 5 to 6 टाइम्स अ डे. अ मिनिमम 5 टाइम्स अ डे आपको कंज्यूम करना ही है व्हेन अ मदर गॉट प्रेग्नेंट, राइट. स्मॉल बट फ्रीक्वेंट मील्स. अब इसमें मदर्स की जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि हमें नॉजिया होता है, हमें वॉमिटिंग होती है. सो हम मील्स को कैसे कंज्यूम करें? जब भी कोई मील लेते हैं तो हमें उसी टाइम पर वॉमिट हो जाती है. या सो टू ओवरकम ऑल दीज थिंग्स व्हाट यू हैव टू इंक्लूड इन योर डाइट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टू ओवरकम नॉजिया एंड वॉमिटिंग, अ मदर शुड टेक, जब वो सोकर उठती है उस टाइम पर बेड टी के साथ आपको एक कार्ब रिच मील लेने की ज़रूरत है विदाउट ब्रश. या फिर आप जस्ट रात को ब्रश करके सो सकते हैं. बिकॉज जब आप कार्ब रिच मील लेते हैं तो आपकी जो हंगर होती है वो कर्ब हो जाती है. यू डू नॉट हैव टू गो फॉर कि आपको स्पाइसेस और इन सीड्स को मिक्स करके लेना है तो आपको नॉजिया वॉमिटिंग नहीं होगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. यू हैव टू टेक मोर एनर्जी गिविंग फूड्स. आप जितने कार्ब्स और फैट्स को कंज्यूम करोगे उतना ही आपके लिए बढ़िया होने वाला है. जितना आप फैट्स की अगर मैं बात करूँ, देसी घी को उस टाइम पर कंज्यूम करोगे इन योर प्रेगनेंसी, दैट विल बी गोइंग वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. और उसके साथ अगर मैं कहूँ जैगरी,
गुड़, अगर हम कहें रोटी को चूर के, पहले के टाइम पे हम बहुत करते थे, रोटी को गुड़, शक्कर और देसी घी में चूर के मदर्स को दिया जाता था, बिकॉज इट इज़ अ हाईली एनर्जी गिविंग मील, और जो आपको कितनी देर तक भूख भी नहीं लगती, और इसमें सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अलॉन्ग विद आयरन, जो उस टाइम पर सबसे ज़्यादा नीड होती है मदर को, वो भी चला जाता है। सो आपको एनर्जी गिविंग कार्बोहाइड्रेट रिच मील को उस टाइम पर लेना है। एंड टू ओवरकम योर कॉन्स्टिपेशन, मदर्स को उस टाइम पर कॉन्स्टिपेशन की भी दिक्कत होती है, तो उस टाइम पर यू हैव टू गो फॉर मोर फाइबर रिच फूड। आपको मोर दाल, पल्सेस, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कंज्यूम करना है। आप उन्हें जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, आपकी कॉन्स्टिपेशन उतनी ही जल्दी ठीक होने वालेगी। एंड थर्ड, टू ओवरकम द फीलिंग ऑफ हैवीनेस, फुलनेस, हार्ट बर्न हमें कई बार होता है, सो उस टाइम पर अ मदर शुड गो फॉर, जो उस टाइम पर आपको सीरियल यूज़ करना है, यू हैव टू मिक्स दैट पर्टिकुलर सीरियल टू ओवरकम द फीलिंग ऑफ योर फिलनेस। यू हैव टू गो फॉर, आप जो सीरियल्स लेंगे उसमें व्हीट, बार्ले या फिर बाजरा या फिर बंगाल ग्राम, ये डेफिनेटली मिक्स होना चाहिए। आपको इसी की चपाती लेनी है। अगर आप राइस लेना चाहते हैं तो नॉर्मल राइस की बजाय आप कोई भी फाइबर रिच राइस को कंज्यूम कर सकते हैं। मोर द बेसिक थिंग इज़ यू हैव टू टेक मोर कार्ब रिच मील्स। जितनी आप एनर्जी गिविंग फूड को कंज्यूम करेंगे, उतना ही आपकी हंगर की बात करें, आपकी वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन की बात करें, वो सारे की सारी आपकी ठीक होने वाली हैं। नाउ न्यूट्रिशन फॉर लैक्टेटिंग मदर्स, जब कोई भी मदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है तो इट मीन्स कि डिलीवरी सक्सेसफुल हुई है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हुई हो या फिर सी सेक्शन के थ्रू डिलीवरी हुई है। सो इन दिस केस अब वोमेन क्या करती है, उसे लगता है प्रेगनेंसी पीरियड ख़त्म हो चुका है, एंड आफ्टर दैट जस्ट आफ्टर 1 वीक जब वो नॉर्मल हो जाती है, उसके बाद वो सोचती है कि इस टाइम पर अब हमें अपने वेट को विद इन अ ईयर डिक्रीज़ करना है। एंड वो नॉर्मली जितना पहले खाते थे उससे थोड़ा सा उसकी जो मील्स होती हैं वो कम हो जाती हैं, जो बिल्कुल ही गलत होता है। व्हेन अ मदर इज़ लैक्टेटिंग, जब कोई भी मदर बच्चे को दूध पिलाती है, पहले 6 महीने में उसकी कैलोरीज जब वो प्रेगनेंसी में जितना खाती थी उससे भी डबल होनी चाहिए। जैसे हमने बात की थी उस टाइम पर पहले मदर्स में हमें सिर्फ 350 किलो कैलोरीज को इंक्लूड किया था, और इस टाइम पर मदर्स को डबल खाने की ज़रूरत होती है। 600 किलो कैलोरीज को पहले 6 महीने में हम मदर की डाइट में इंक्लूड करते हैं, और इस टाइम पर क्या हमें उन्हीं न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। एनर्जी गिविंग फूड्स आपको वैसे ही खाने हैं, कार्ब्स और फैट्स की अगर हम बात करें वो आपको वैसे ही कंज्यूम करने होते हैं, लेकिन इसमें आपको आयरन इतना नहीं चाहिए होता है। आयरन की क्वांटिटी आपकी इस टाइम पर हाफ हो जाती है, 50% हो जाती है। उस टाइम पर 50 मिलीग्राम था तो इस टाइम पर 25 मिलीग्राम ही रह जाता है। कैल्शियम आपको दोनों में सेम ही चाहिए, जितना कैल्शियम पहले ले रहे थे 1200 मिलीग्राम। इस टाइम पर जो अदर न्यूट्रिएंट्स, जो अदर फूड आइटम्स हमारी डाइट में इंक्लूड होती हैं लैक्टेटिंग मदर की, वो होती हैं विटामिन ए और विटामिन सी। विटामिन ए 950 माइक्रोग्राम हमें उस टाइम पर चाहिए होता है। तो विटामिन ए रिच फूड आइटम्स और विटामिन सी रिच फूड आइटम्स इस टाइम पर लैक्टेटिंग मदर को चाहिए होती हैं। और जब कोई भी मदर ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करती है, स्टार्टिंग में उसके मिल्क की जो क्वांटिटी होती है दैट इज़ अराउंड 500 ml ही होती है, पहले गाढ़े दूध के बाद 500 ml। लेकिन आफ्टर 1 मंथ उसकी ये जो कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। 1 लीटर मिल्क भी अ वोमेन एक दिन में प्रोड्यूस करती है अपने बच्चे को फीड कराने के लिए। लेकिन 500 ml उन्हीं मदर्स की होती हैं जिन्होंने प्रेगनेंसी में अच्छा खाना कंज्यूम नहीं किया है, जो अंडर न्यूट्रिशन है। और वेल नरिश्ड मदर जो होती है वो पहले महीने में 850 ml दूध अपने बच्चे के लिए प्रोड्यूस करती है, और बच्चा भी उसे ईजिली कंज्यूम करता है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर बिफोर योर प्रेगनेंसी। उस टाइम पर आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप कैसे खा रहे हैं, इन प्रेगनेंसी में आपको मील्स को कैसे इंक्रीज़ करना है, और लैक्टेशन में हमें ये नहीं सोचना है पहले 1 साल में कि हमें अपने वेट को डिक्रीज़ कैसे करना है। पहले 6 महीने में प्रेगनेंसी से भी हमारा खाना डबल हो जाता है, और इसीलिए सेपरेट रीजन की अगर मैं कहूँगी स्पेशल फूड आइटम्स और डिशेस होती हैं। नॉर्थ की मैं बात करूँ तो उस टाइम पर प्रेग्नेंट लेडी जब डिलीवरी करती है तो उनके लिए पिन्नी बनाई जाती है और पंजीरी उन्हें दी जाती है स्पेसिफिकली
ब्रेकफास्ट और लंच के बीच या फिर लंच और डिनर के बीच 2 टाइम पर उन्हें वो डेफिनेटली कंज्यूम करनी होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे हर्ब्स, नट्स और सीड्स होते हैं ताकि वो लैक्टेशन में भी मदर की हेल्प करते हैं। और वहीं पर अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में पयासाम दिया जाता है, जिसे गोंद के लड्डू भी कहा जाता है। और वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में मेथी पाक प्रेग्नेंट मदर, प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जाता है। तो इसीलिए जो ये सारी की सारी रीजनल स्पेसिफिक फूड आइटम्स हैं वो डेफिनेटली एक लैक्टेटिंग मदर की डाइट में इंक्लूड होनी चाहिए। आपको उस टाइम ये बिल्कुल नहीं सोचना होता है, क्योंकि 6 महीने ही सिर्फ ब्रेस्ट फीड आप जितना करवा सकते हैं, दूध की कैपेसिटी उसी टाइम पर ज़्यादा होती है। 6 महीने के बाद वो ऑटोमेटिकली कम होने ही लग जाता है। नाउ हाउ टू इंक्रीज ब्रेस्ट मिल्क, क्या वाकई में हम ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज कर सकते हैं? ये मदर्स के लिए हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस टॉपिक रहता है, जो मदर्स ब्रेस्ट फीड कराना चाहते हैं लेकिन समहाउ वो नहीं करवा पाते। सो इन दिस वी डिवाइडेड मदर्स इनटू 2 कैटेगरीज। पहली, जब मदर को एडिक्वेट मिल्क नहीं आता है अपने बच्चे को देने के लिए, और सेकंड वो मदर्स होती हैं जिन्हें मिल्क प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं होती है। इन सेकंड केस जिन मदर्स को मिल्क प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं होती है, ब्रेस्ट मिल्क बिल्कुल भी नहीं आता है, बहुत मिनिमल सम ड्रॉप्स ही होता है, उस केस में ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को कराना इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। और वो किसी भी मेडिसिन, आप कोई भी हर्ब ले लो, वो दोबारा प्रोड्यूस नहीं हो सकती है। But in second case, when we are talking about inadequate milk production, जब inadequate milk production होती है, so इसमें हम somehow कुछ चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, लेकिन वो भी डिपेंड करता है मदर की कैपेसिटी कितनी है मिल्क को प्रोड्यूस कराने के लिए। और इसमें भी हमारे पास 2 तरह की मदर्स होती हैं, एक नॉर्मल डिलीवरी वाली और एक सिजेरियन सेक्शन वाली मदर्स होती हैं। अब जो सी सेक्शन वाली मदर्स होती हैं उनमें मोस्ट कॉमनली हमें देखने को मिलता है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग यूजुअली नहीं करा पाती। जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, 88% ऑफ डिलीवरीज अब हॉस्पिटल में होती हैं, और डेटा ये है कि 50 to 60% डिलीवरीज बाय सी सेक्शन के थ्रू होती हैं जो हॉस्पिटल्स में होती हैं। और इसी के कारण अगर मैं कहूँ बच्चों की हाइट आजकल इतनी ज़्यादा नहीं जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। यही रीज़न है कि ओवरऑल ग्लोब की बात करें, 40 मिलियन जो चाइल्ड्स हैं वो अंडर 5 में ही एक्सपायर हो जाते हैं, एंड 149 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो स्टंटेड रह जाते हैं, जिनकी हाइट छोटी रह जाती है, और 40 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो इन फ्यूचर में ओबीज हो जाते हैं। देर आर लॉट्स ऑफ थिंग। अब आखिरकार अगर हम बात करें तो सी सेक्शन होता ही क्यों है? वेल, इसके बारे में आपको कोई गायनेक ही सबसे बढ़िया एक्सप्लेन कर सकती है, बट सिंपल थिंग अगर मैं एक्सप्लेन करूँ जितना मैंने अभी रिसर्च किया है इस चीज़ को लेकर, देर आर लॉट्स ऑफ रीज़न जब किसी भी मदर का सी सेक्शन होता है, या तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होता है, स्मॉल पेल्विस होता है उनका, या फिर एबनॉर्मल पोजिशनिंग ऑफ द बर्थ कैनाल होती है। आखिरकार अगर मैं कहूँ, हमें ये सब कंडीशंस भी देखने को मिलती हैं जिसमें बोलते हैं हड्डी छोटी है, हड्डी खुली नहीं है, जुड़ी हुई है, राइट, और बर्थ कैनाल जो होती है वो एबनॉर्मली प्लेस्ड है। ये सारी चीज़ें हमारे सामने आज की मॉडर्न गर्ल्स, मॉडर्न वुमेन में देखने को ही मिलती हैं। इससे पहले हमें नहीं देखने को मिलती, मतलब आजकल ज़्यादा देखने को मिलती हैं। पहले की अगर हम बात करें तो हार्डली ही कोई सी सेक्शन से होता था। अब इसके पीछे अगर आप एवोल्यूशन को हम थोड़ा सा देखते हैं कि जैसे जैसे ह्यूमन भी एवोल्यूट हुए हैं, तो उससे हमें क्लियरली मालूम चलता है कि जब ह्यूमन की एवोल्यूशन हुई है तो हम 2 पैरों पे चलना हम लोगों ने स्टार्ट किया है। और आज का टाइम जस्ट पीछे के 30-40 साल से टाइम ऐसा हो चुका है कि वी आर थिंकिंग मोर, हम अपने ब्रेन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। और वहीं पर अगर हम अपनी होल बॉडी की एक्टिविटी की बात करते हैं तो वो हमारी बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। इवन अगर हम गर्ल्स की भी बात करें, अर्बन एरिया की गर्ल्स की तो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। रूरल एरिया में तो स्टिल फिर भी अभी कुछ गर्ल्स ऐसी हैं, काफ़ी गर्ल्स ऐसी हैं जिनकी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा कम नहीं है। अर्बन एरिया में चाहे स्कूलिंग में जाना है, कुछ भी करना है, but the activity going to be very less and the more time we are spending on the screen, चाहे वो मोबाइल है, लैपटॉप है, और चाहे वो हमारी टीवी की स्क्रीन है, जिसकी वजह से
जो ग्रोथ है पेल्विस की और जो वेजाइनल कैनाल है वो ऑटोमेटिकली नैरो हो रही है। और एवोल्यूशन में ये चीज़ क्लियरली मेंशन की हुई है कि डे बाय डे दैट इज़ द रीज़न कि ये चीज़ कम होती जा रही है। और ह्यूमन जब भी कोई बेबी को बॉर्न करता है उसके जो ब्रेन का साइज होता है वो बड़ा होता जा रहा है और बर्थ कैनाल वुमेन की छोटी होती जा रही है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी में हमें इतनी ज़्यादा दिक्कत आती है। एंड दैट्स द रीज़न कि सी सेक्शन ओवरऑल द ग्लोब की अगर हम बात करें तो 50% केस हो चुके हैं। और WHO और यूनिसेफ ने भी इसे हाई अलर्ट पर डाल दिया है, हाई अलार्मिंग कंडीशन बताई है कि सी सेक्शन अगर इतने ही ज़्यादा होते रहेंगे तो न्यू जो जनरेशन है वो डेफिनेटली बहुत ही बड़े रिस्क में जाएगी। और कई केसेस तो ऐसे हैं कि विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से भी हमें सी सेक्शन देखने को मिलते हैं, क्योंकि विटामिन डी की वजह से ही जो पेल्विस है बेसिकली वो प्रॉपरली ओपन अप नहीं हो पाता। अब आप कभी भी देखना जिन मदर्स की स्पेसिफिकली सी सेक्शन होते हैं उनमें से 60 to 70% मदर्स हमें ऐसी ही मिलेंगी जिनका लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा एक्टिव नहीं था, इनएक्टिव था, या फिर उनको न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिला था, जिसकी वजह से उनका सी सेक्शन होता है। अब बात करते हैं हम कि अब मिल्क को कैसे इंक्रीज़ करना है। चाहे हमारे पास मदर है, चाहे वो सी सेक्शन की हुई है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, उसका इनएडिक्वेट मिल्क आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज़ करने की बात करते हैं तो हमें जब बच्चे की डिलीवरी हुई है उसे फर्स्ट फीडिंग दी है तब से ही नहीं सोचना चाहिए। हमें ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में तब से सोचना चाहिए जब आपने प्रेगनेंसी कंसीव की थी, उसी टाइम से हम इस चीज़ के बारे में सोचते हैं। और इतना ही नहीं, अगर हम देखें तो 40% मदर ब्रेस्ट फीड करा पाएगी, वो डिपेंड करता है कि उसने मैरिज से पहले लाइफ कैसे गुजारी है। 40% डिपेंड करता है प्रेगनेंसी में उन्होंने क्या कंज्यूम किया है। और रेस्ट ऑफ द जो 20% होता है सिर्फ वही डिपेंड करता है जब मदर ने डिलीवरी की है, और उसमें से भी 10% डिपेंड करता है कि मदर की डिलीवरी नॉर्मल हुई है या सी सेक्शन के थ्रू हुई है। एंड रेस्ट ऑफ द 10% जो हमारे पास एंड में बचता है सिर्फ वही डिपेंड करता है कि अगर आपने डिलीवरी नॉर्मल कर दी, मदर और बेबी दोनों ओके हैं, उसके बाद भी आप ब्रेस्ट मिल्क को इंक्लूड कर सकते हैं। और इसके लिए चाहे आप गायनेक के पास जाएंगे, चाहे आप डाइटिशियन के पास जाएंगे, वो आपको क्या रेकमेंड करेंगे, दे रेकमेंड यू गैलेक्टोगॉग्स, मतलब जो मिल्क सिक्रीशन को इंक्रीज करते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन को बॉडी में इंक्रीज करते हैं, चाहे वो फूड की फॉर्म में हो चाहे वो मेडिसिन की फॉर्म में हो। लेकिन उसका इफेक्ट सिर्फ 10% ही होता है। जिन मदर्स को बहुत ही कम मिल्क आता है डेफिनेटली वो नहीं इंक्रीज कर पाती, बिकॉज इट इज़ अ होल योर लाइफस्टाइल अप्रोच, आपने पहले क्या किया है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कम्प्लीटली दे पाएँ तो वो आपको बहुत पहले ही सोचना पड़ेगा, जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी, बिकॉज स्टिल आपके पास उस टाइम पर 60% का टाइम है। लेकिन अगर आप उसके बाद ये चीज़ सोचेंगे सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हार्ड फॉर यू। एंड नाउ व्हाट आर द फूड आइटम्स जो आप अपनी मील में उस टाइम पर इंक्लूड कर सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ फूड, लेकिन अगेन वो आपको बैलेंस मील के साथ ही लेने हैं। ये नहीं है कि अगर आप जस्ट उस चीज़ को लोगे तो आपका ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। सौंफ, मेथी दाना दोनों ही ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज करते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन को बॉडी में इंक्रीज करते हैं। सो अब इसमें लोग क्या करते हैं, सौंफ का पानी उसे उबाल के सौंफ की चाय या फिर सोख करके लेते हैं। नहीं, आपको सौंफ को मिल्क के साथ ही कंज्यूम करना है। दूध रखना है, दूध में सौंफ डालनी है और उसके बाद ही उसे कंज्यूम करना है। आपका लेने का तरीका भी सही होना चाहिए। मेथी दाना की बात करें तो मेथी दानों को भी ओवरनाइट सो करके कहते हैं ले लो। मेथी दाने को आपको सब्जी में डालकर ही कंज्यूम करना है। अगर आप नॉर्मली थोड़ा सा यूज़ करते हैं तो आप लैक्टेटिंग में उसे 1 टीस्पून तक यूज़ कर सकते हैं। इन सम केसेस हम 2 टीस्पून तक भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टीस्पून से ज़्यादा नहीं करना है, वो बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो उससे कम आप इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। और इसके साथ आप दालचीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इन सभी हर्ब्स को अपनी डाइट में नॉर्मली इंक्लूड करना है। दालचीनी को कहें तो आपको रात को दूध लेना है, दूध में भी आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको रात को दूध लेना है, उसमें थोड़ी सी जस्ट पिंच ऑफ, ज़्यादा नहीं, पिंच ऑफ आपने दालचीनी डालनी है और
उस दूध को आपको कंज्यूम करना है. दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्दी. और अगर आप मीठा चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा शहद, जस्ट मामूली सा शहद, अगेन थोड़ा सा, बिल्कुल जो आपके फिंगर के टिप पर टच हो इतना ही शहद आपको डालना है. आपको इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं लेना है कि अगर आप ज़्यादा लेंगे तो आपका दूध ज़्यादा आएगा, ऐसा नहीं होता है. इवन दे आर गोइंग टू बी बैड इफेक्ट ऑन योर बेबी और ऑन योर हेल्थ, बिकॉज उस टाइम पर मदर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है. सो इसीलिए आपको बैलेंस्ड मील लेनी है. एवरी टाइम आपको और भी ज़्यादा खाने को कंज्यूम करना है जितना आप प्रेगनेंसी में कंज्यूम कर रहे थे. और उसके साथ आपको मेथी दाना, सौंफ, अजवाइन, दालचीनी, दूध कहें तो आधा लीटर तो आपको कम से कम कंज्यूम करना है. और आप 1 लीटर से ज़्यादा इजीली उस टाइम पर कंज्यूम कर सकते हैं. 1.5-2 लीटर दूध तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा. जितना आप दूध कंज्यूम करेंगे उतने चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं प्रोड्यूस करने के. और आप अपनी ब्रेस्ट की मसाज कर सकते हैं. वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू इंक्रीज ब्रेस्ट मिल्क इज़ कैंगरू केयर, जिसे मेडिकल टर्म में कहते हैं. कि जब डिलीवरी हुई है, चाहे नॉर्मल हुई है चाहे सी सेक्शन के थ्रू हुई है, तो बच्चे को मदर के एब्डो के ऊपर उस टाइम पर लेटाना चाहिए और वो बच्चा खुद ही ब्रेस्ट तक पहुंच जाता है. एंड दैट इज़ द हाई टाइम एंड इट इज़ क्लिनिकल प्रूवन. उस टाइम पर जो एकदम से रिलैक्सेशन, नर्चरिंग बॉन्डिंग होती है बच्चे और माँ के बीच, चाहे माँ बेहोश ही क्यों नहीं होती है, उस टाइम पर जो वो बॉन्डिंग होती है, इट विल इजेक्ट द मिल्क हाई. एंड दैट इज़ 100% क्लिनिकली प्रूवन कि उस टाइम पर जो दूध होता है माँ का वो एकदम से इनिशिएट हो जाता है, जिन मदर्स में नहीं हो पाता. सो येस, दिस इज़ द मैथड जिसमें आप ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज कर सकते हैं. एंड दिस डिपेंड्स अपॉन द स्टाफ, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स एंड नर्सेज जहाँ पर आपकी डिलीवरी होती है, कि उस टाइम पर कैंगरू केयर देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. बट इसमें भी कुछ डॉक्टर्स की गलती नहीं होती है, बिकॉज देयर इज़ लिमिटेशन ऑफ स्टाफ इन अ कंट्री, सो कि कैंगरू केयर नहीं दी जाती. एंड इट इज़ रिकमेंडेड बाय द WHO एंड द यूनिसेफ टू इंक्रीज ब्रेस्ट मिल्क. अदरवाइज जस्ट यू आर टेकिंग होलसम डाइट, बैलेंस डाइट, सिर्फ यही चीज़ होती है, इसके सिवा और कोई भी चीज़ नहीं होती. आप अपने ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ लाइफस्टाइल अप्रोच. यू हैव टू ईट राइट, ईट ऑन टाइम, डू नॉट obsess with your weight and exercise regularly. Thanks for watching the video. I'll meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye. Be safe, be healthy, and be happy.